मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रिंग 2021 क्वेश्चन 5 FAR 1 का पेपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का टॉपिक। देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। बोलता है, अ फायर ब्रोक आउट इन द ऑफिस ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब MSC एंड बर्nt ऑल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. The accountant was able to retrieve a burnt copy of financial statements of MSC for the year ended 31st December 2020. However, few information as indicated by capital alphabets were unreadable. The retrieved copy is as follows. यानी कि उसको एक कॉपी मिली और उसमें से कुछ अमाउंट्स जो थे वो अनरीडेबल थे, कुछ चीज़ें अनरीडेबल थी, बाकी रीडेबल थी। मिसाल के तौर पर जनरल फंड्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं समझ में आ रहा था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इस साल का भी नहीं समझ आ रहा, पिछले साल का भी नहीं समझ आ रहा, यूटिलिटीज़ का अमाउंट नहीं समझ आ रहा था। एसेट्स में हमारे पास टक शॉप का जो रेंट है उसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी, बैंक के अकाउंट का बैलेंस कितना है ये समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, उसमें भी कुछ ऐसी ही अमाउंट्स थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखी हुई हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, उसमें भी कुछ ऐसी बातें थी जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखी हुई हैं। और ये सवाल जो है वो 18 मार्क्स का सवाल था, 18 मार्क्स का सवाल। और इतना आसान सवाल कि यार मतलब अगर किसी ने पिछली अटेम्प्ट का पेपर दिया है तो मतलब अगर आप ये सवाल नहीं कर सकते हो तो फिर तो वाकई में मतलब आपके अंदर कोई सिग्निफिकेंट मसला है, मैं बोलूँगा। क्योंकि यार सिंपल आपने टी अकाउंट्स बनाने थे। अच्छा जी, अब देखो हम शुरू करते हैं चीज़ों को। देखो जो ए है, जाहिर सी बात है मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सोचना शुरू करूँगा तो मैं ए के बारे में सोचूंगा कि ए कैसे ढूंढना है। अच्छा, ए जो है ना वो 2020 का ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का या जनरल फंड का। तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि यार ए जो है ना, ए वो तभी आ सकता है जब आपको सी मिल जाए। सी और ए का आपस में लिंक है, या तो ए मिल जाए या तो सी मिल जाए। अब ए दिया हुआ नहीं है, सी भी नहीं दिया हुआ। सी से इसका लिंक क्यों है सर? इसलिए लिंक है क्योंकि पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस और पिछले साल का एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ऐड करोगे तो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें इनकम स्टेटमेंट से लिंक्ड होती हैं और इनकम स्टेटमेंट एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो ए बी सी आपस में कनेक्टेड है। अगर सी मिल गया, अगर सी मिल गया तो ए भी मिल जाएगा, और अगर ए मिल गया तो बी भी मिल जाएगा। सर बी कैसे मिलेगा? भाई बी ऐसे मिलेगा कि फंड्स एंड लायबिलिटीज़ का जो टोटल होता है, फंड्स एंड लायबिलिटीज़ का जो टोटल होता है वो एसेट्स के टोटल के बराबर होता है। बहरहाल सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अच्छा, 2019 के एसेट्स का टोटल मुझे मिल सकता है। 2019 के एसेट्स का टोटल कैसे मिल सकता है? 2019 के एसेट्स कितने हैं? 1300, 158, 10, 37, 15, 530। 1300, 158, 10, 37, 15 और 530। अच्छा, मैं फॉर्मेटिंग का थोड़ा कम ख्याल रखूँगा। मेरा मेन मकसद सवाल को समझाना है। फॉर्मेटिंग के लिए आप आई के आंसर्स देख सकते हो, या एंड में हम कुछ क्वेश्चंस कुछ पास पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें फॉर्मेटिंग देख लेंगे। टोटल अमाउंट 2050 आता है। 1300, 158, 10, 37, 15 और 530 टोटल अमाउंट जो है वो 2050 आता है। अगर किसी तरह से मैं ये 2050 तो ढूंढ चुका हूँ, 2050 यानी कि एसेट्स का टोटल 2019 का तो बड़ा आसान है, दिया हुआ है, ढूंढ चुका हूँ। 2019 के फंड्स और लाइबिलिटीज़ में सी और डी दो ऐसी अमाउंट्स है जो मुझे नहीं मालूम। एक मालूम हो जाएगी तो दूसरी भी मालूम हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटीज़ एंड फंड्स का टोटल भी 2050 होना चाहिए। अब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर के जो जनरली मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, तो क्यों ना मैं डी से स्टार्ट करूं सवाल को सॉल्व करना है, यानी कि यूटिलिटीज़ की वैल्यू ढूंढना शुरू करूं। अच्छा सर, तो यूटिलिटीज़ की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? आप यूटिलिटीज़ एक एक्सपेंस है, उसका आप एक टी अकाउंट बना लो। यूटिलिटीज़ एक एक्सपेंस है, उसका आप एक टी अकाउंट बना लो, ठीक है ना। यूटिलिटीज़, अच्छा लाइबिलिटीज़ की साइड आ रहा है, यानी कि ब्रॉड डाउन इधर होगा, ठीक है ना। और ये यूटिलिटीज़ पेएबल का अकाउंट लग रहा है, यूटिलिटीज़ पेएबल का अकाउंट लग रहा है क्योंकि कोई लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी अगर यूटिलिटी का एक्सपेंस होगा तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी की पेएबल अमाउंट या लाइबिलिटी क्रेडिट, कैरी डाउन आएगा इधर। और अगर बैंक से पेमेंट करोगे तो यूटिलिटी पेएबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ हाँ या नहीं?
चैट बॉक्स में बताओ। ब्रॉड डाउन जो है वो क्रेडिट साइड पर आया, लाइबिलिटी है। कैरी डाउन जो है वो डेबिट साइड पर आया, बैंक से पेमेंट होगी तो यूटिलिटीज़ पेएबल डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। और अगर ये यूटिलिटीज़ के एक्सपेंस को हिट करेंगे तो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और यूटिलिटीज़ पेएबल क्रेडिट होगा। अब हमें इसमें से क्या चीज़ पता है? हमें 25 रुपये पता है। 25 रुपये क्या है? 25 रुपये 2020 का क्लोजिंग बैलेंस है। 25 रुपये जो है वो 2020 का क्लोजिंग बैलेंस है। 2020 का क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है 25 रुपये, तो कैरी डाउन हमें पता है 25, हम ये लिख लेते हैं। अच्छा, 2019 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 20 का ओपनिंग होगा, और यही हमें ढूंढना है, यही डी है। डी जो हमें लेटर ढूंढना था वो है। एक्सपेंस कहाँ से मिलेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लब्स के लिए होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी के लिए होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूटिलिटीज आ रही हैं 2 to 1 की यूटिलिटीज आ गई। एक्सपेंस डेबिट, पीएनएल डेबिट, और यूटिलिटीज पेएबल क्रेडिट। और ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, यानी कि बैंक अकाउंट है। इसमें यूटिलिटीज़ की 214 की पेमेंट हुई है, ये भी मुझे नज़र आ रही है। तो भाई 214 की पेमेंट भी आ गई, तो बचा क्या यार? बैलेंस करो और ख़त्म करो, इसको ब्रॉड डाउन ढूंढो। इसका टोटल कितना बना? 239। तो ब्रॉड डाउन कितना होगा? 239 माइनस 221, यानी कि 18 का ब्रॉड डाउन होगा। 18 का ब्रॉड डाउन हो गया, ये आपने डी ढूंढ लिया। होपफुली इसमें कोई मसला नहीं है। ये 18 का ब्रॉड डाउन होगा, ये आपने डी जो है वो ढूंढ लिया। डी जो मिसिंग फिगर थी डी की, वो आपको मिल गई। कोई मसला? कॉपी कर लो इसको। ठीक है, आपको डी मिल गया। अच्छा जी, अब हम सी भी ढूंढ सकते हैं। सी कैसे ढूंढ सकते हैं? जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं उनका टोटल है 1300 प्लस 158 प्लस 10 प्लस 37 प्लस 15 प्लस 530, जो अभी मैंने वर्किंग करी थी। यानी कि बैलेंस शीट की एक साइड, बैलेंस शीट की एसेट्स वाली साइड, बैलेंस शीट की एसेट वाली साइड 2050 पर आ रही है। और बैलेंस शीट की फंड्स और लाइबिलिटीज़ वाली जो साइड है उसमें जो जो अमाउंट्स मुझे मालूम है, जो जो अमाउंट्स मुझे मालूम है वो 1586 मालूम है, फिर मुझे 200 मालूम है, फिर मुझे फंड्स एंड लाइबिलिटीज़ में से 25 मालूम है, फिर मुझे फंड्स एंड लाइबिलिटीज़ में 41 मालूम है, फिर मुझे फंड्स एंड लाइबिलिटीज़ में से 18 मालूम है। ये सारे अमाउंट्स मुझे मालूम है। 1586, 200, 25, 41 और 18, ये सारे अमाउंट मुझे मालूम है। तो लिहाजा जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी कि फिगर सी होगा वो 180 होगा। कितना मक्खन सवाल है, कसम से लानत है उस बच्चे पर जिसने ये लास्ट अटेम्प्ट करी और उससे ये सवाल नहीं हुआ। मतलब इससे आसान प्लेट में रखकर क्या सवाल देगा तुमसे? वो इंट्रो टू अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पूछ रहा है तुमसे, वो पूछ रहा है कि भाई ये टी अकाउंट्स बना बना कर या ABCD बता दो यार। मतलब फजूल में जो है ना, वो बिला फजूल में अगर किसी ने ये सवाल गलत किया, 18 मार्क्स का सवाल प्लेट में रखकर दे दिया, ले जाओ 18 मार्क्स, और गलत करे तो सही बात नहीं है। खैर, सी आ गया, कोई मसला? अच्छा, अब जब मेरे पास सी आ गया, तो ए निकालना कोई मुश्किल बात थोड़ी है भाई। जो 2019 का ओपनिंग बैलेंस होगा और जितना 19 में कमाया, ये टोटल कर दोगे, कैपिटल प्लस प्रॉफिट पिछले साल का इस साल का ओपनिंग कैपिटल बना देगा। तो यार ए क्या होगा? ए आपका हो जाएगा 1586, पिछले साल का ओपनिंग 1586 यानी कि पिछले साल का ओपनिंग, प्लस 180 यानी कि पिछले साल का एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। पिछले साल का ओपनिंग कैपिटल और पिछले साल का प्रॉफिट जब आप ऐड कर देते हो तो आपके पास इस साल का ओपनिंग कैपिटल बन जाता है। पिछले साल के ओपनिंग कैपिटल में पिछले साल का प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया तो पिछले साल का क्लोजिंग यानी कि इस साल का ओपनिंग कैपिटल बन गया। यानी कि आपके पास ए आ गया 1766। आपके पास ए जो है वो आ गया 1766। ए भी आ गया आपके पास 1766। ठीक है, ए आ गया आपके पास 1766।
अब यार मैंने ए ढूंढ लिया है, मैंने सी ढूंढ लिया है, मैंने डी ढूंढ लिया है, तो ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पर ए भी ढूंढ लिया, सी भी ढूंढ लिया, डी भी ढूंढ लिया, ये बी बाकी है। बी हम एक काम करेंगे ना, किसी तरह से अगर मुझे टक शॉप का रेंट और बैंक मिल जाए तो टोटल एसेट्स में से ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे, बी एज अ बैलेंसिंग फिगर ले आएंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगला हम जो है वो टक शॉप का या बैंक का कोई इस तरह का टी अकाउंट वगैरह कोई बना सकते हो। तो हम एक काम करते हैं कि टक शॉप का जो टी अकाउंट है, टक शॉप का जो टी अकाउंट है वो बनाते हैं ताकि ई मिल जाए। हम ई और एफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ई एफ मिल गया तो टोटल एसेट्स मिल गए, उसमें से सारी चीज़ें माइनस करेंगे, बी भी मिल जाएगा। तो अब भाई टक शॉप का अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, टक शॉप का रेंट जो है ना, टक शॉप का जो रेंट है वो टक शॉप का रेंट एसेट साइड पर आ रहा है। एसेट साइड पर आने का मतलब ये है कि ये जो टक शॉप वगैरह की जो भी जगह होगी ना, ये मैंने अपने क्लब में किसी को किराए पर दी हुई होगी, क्योंकि टक शॉप का रेंट एसेट में आने का मतलब ये है कि मेरा रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब ये है कि मैंने ये जगह किसी को किराए पर दी हुई होगी। अच्छा, इसका जो ब्रॉड डाउन है, यानी कि 2019 का क्लोजिंग 2020 का ओपनिंग, वो ब्रॉड डाउन आ रहा है 37। बिल्कुल ठीक है, ब्रॉड डाउन 37 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर देखते हैं तो टक शॉप में रेंट की इनकम आ रही है 252। इसकी एंट्री पास हुई होगी टक शॉप रिसीवेबल डेबिट, टक शॉप रिसीवेबल डेबिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। यानी कि टक शॉप रिसीवेबल डेबिट इसलिए किया क्योंकि आपने रेंट किसी से रिसीव करना था और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको बुक किया होगा। तो ये आपके पास जो है ये अमाउंट आ रही है 252। अच्छा जी, उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, और इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि टक शॉप का रेंट मैंने ड्यूरिंग द ईयर 248 रिसीव किया। ड्यूरिंग द ईयर टक शॉप का रेंट 248 रिसीव किया। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर टक शॉप का रेंट 248 रिसीव किया है, एंट्री पास हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट और टक शॉप रेंट रिसीवेबल क्रेडिट 248। कैरी डाउन निकालो एज अ बैलेंसिंग फिगर, कैरी डाउन निकालो एज अ बैलेंसिंग फिगर, इसको और इसको ऐड किया और माइनस किया 248 को, 41 का मेरा 41 का टक शॉप का रेंट रिसीवेबल का क्लोजिंग आ रहा है, ई आ गया। ठीक है भाई, ई भी आ गया आपके पास। आई होप के ई में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है भाई, ई भी आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब मेरे पास ई आ गया टक शॉप का रेंट बनाकर। अब मैं एफ देखता हूँ कि ढूंढ सकता हूँ या नहीं। अच्छा, एफ में नहीं ढूंढ पाऊंगा, एफ में नहीं ढूंढ पाऊंगा क्योंकि उसमें ओ, उसमें पी, उसमें क्यू जब तक नहीं पता होगा तो एफ भी नहीं पता चलेगा। हाँ, ओ पी क्यू पता चल गया तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कैरी डाउन या क्लोजिंग बैलेंस हम आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे। तो एफ जो है वो मसले में पड़ गया, एफ मसले में पड़ गया तो बी अभी नहीं ढूंढ सकते। तो हमने ए सी डी और ई ढूंढ लिया, बी और एफ अभी बाकी है। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहली चीज आ रही है सैलरीज का एक्सपेंस जी। तो हो सकता है कि सैलरीज का टी अकाउंट बनाकर और सैलरीज का जो अमाउंट है, जो सैलरीज का अमाउंट है वो मुझे मिल जाए। तो मैं सैलरीज का अकाउंट बना लेता हूँ। अच्छा जी, सैलरीज के अकाउंट में बैलेंस शीट में मेरे पास सैलरीज में एक एसेट्स में एडवांस सैलरी आ रही है 18 और 15। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार कोई बेचारा मजबूर बंदा होगा, उसको मैंने एडवांस में सैलरी दे दी होगी। जब मैंने एडवांस में सैलरी दी होगी तो सैलरीज एडवांस सैलरी डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया होगा। फिर वो मेरे लिए काम करेगा तो मैं उसको एक्सपेंस में ले जाऊंगा। तो मैंने अभी एडवांस सैलरी बुक करी हुई होगी, यानी कि किसी एक बंदे को मैंने एडवांस में सैलरी दी हुई थी। ब्रॉड डाउन आ रहा है 15, कैरी डाउन आ रहा है 18। अच्छा, सैलरीज का पेबल भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। पेबल तो नॉर्मल सी बात है, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को आप सैलरी बाद में देते हो, महीना ख़त्म होने के बाद देते हो, तो उसका पेबल आ जाता है। उसका ब्रॉड डाउन 41 आ रहा है और कैरी डाउन 52 आ रहा है। तो ब्रॉड डाउन सैलरीज के अकाउंट में 41 और कैरी डाउन जो है वो 52। ठीक है,
अच्छा, सैलरीज अगर कोई पे करी हैं, हाँ 560 की सैलरी पे करी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ रहा है, एंट्री पास होगी सैलरीज पेएबल का अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो आपने सैलरी पे करी है 560 की। अगर कोई सैलरी का एक्सपेंस होगा तो वो इधर आ जाएगा, एक्सपेंस के पेएबल का ये टी अकाउंट है एक सिंपल सा, ठीक है ना। और ये कैसे आएगा, आप पहले तो इन तीनों को ऐड कर लो और आप लिख दो इसमें से ये वैल्यू और ये वैल्यू माइनस 568। ठीक है भाई, 568। 568 सैलरी का एक्सपेंस है, 568 सैलरी का एक्सपेंस है, यानी कि हमने एक और अमाउंट भी ढूंढ ली। और ये अमाउंट जो हमने ढूंढी है 568 की, ये हमारे लिए जी है। ठीक है भाई, अगला सैलरीज के बाद अगली चीज़ें हमारे पास मिसेलेनियस सप्लाईज, एच एक्सपेंडिचर्स की साइड आ रहा है। मिसेलेनियस सप्लाईज कोई कंज्यूमेबल होता है जो मैं जैसे जैसे इस्तेमाल करता हूँ अपने एक्सपेंसेस में लेकर जाता हूँ। तो अब हम मिसेलेनियस सप्लाईज का टी अकाउंट बनाते हैं। मैं जगह ज़रा क्लियर कर दूँ, मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ। मिसेलेनियस सप्लाईज, अच्छा मिसेलेनियस सप्लाईज में हमारे पास ब्रॉड डाउन में 13 की सप्लाईज आ रही हैं, ठीक है ना। सॉरी कैरी डाउन है, ये ब्रॉड डाउन 10 का है। ब्रॉड डाउन 10, कैरेट डाउन 13, ठीक है। ब्रॉड डाउन 10, कैरेट डाउन 13। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से मिसेलेनियस सप्लाईज 132 की पेमेंट हुई है, मिसेलेनियस सप्लाईज डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 132। 10 रुपए की सप्लाईज पहले से पड़ी हुई थी, 132 की और ख़रीदी, 142 की सप्लाईज हो गई। 142 में से 13 की सप्लाईज मैंने बेच दी, सॉरी 13 की सप्लाईज बच गई हैं, 13 की सप्लाईज बच गई हैं, यानी कि 129 की कंज्यूम हुई होंगी। 129 की कंज्यूम हुई होंगी, तो ये मेरे पास एच आ गया। इस अकाउंट को भी कॉपी कर लो। ठीक है, 129 जो है वो मेरी कंजम्पशन है, मेरे पास एच आ गया। अच्छा भाई, अगली चीज़, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का एक्सपेंडिचर आ रहा है आई। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो एक्सपेंडिचर साइड पर आ रहा है आई। तो अगला टी अकाउंट बनाते हैं हम अपना। मैं पिछले टी अकाउंट ज़रा क्लियर कर दूं। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? चलो जी, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट एक्सपेंडिचर साइड पर आ रहा है। आपने कोई इवेंट करवाया होगा स्पोर्ट्स का और उसमें आपको लॉस वगैरह हुआ। यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट की क्या डिटेल्स है, फिक्स एसेट्स है, मेंबर सब्सक्रिप्शन, मिसेलिनियस, ब्ला 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 ब्ला। ये 10 रुपये लाइबिलिटी साइड पर आ रहा है। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट जो है उसके 10 रुपये यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एनुअल स्पोर्ट्स क्योंकि एक इवेंट है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई इवेंट करवाते हैं, कोई हमारा कैफ़े वगैरह होता है, तो उसकी इनकम अलग से कैलकुलेट होती है। तो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का 10 का पेएबल आ रहा है, यानी कि किसी को 10 रुपये पे करने हैं, उससे कोई सर्विस ली होगी एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के हवाले से। चलो ये एक तो 10 रुपये हो गया।
दूसरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट अगर मैं देखता हूँ तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हमारे पास रिसिप्ट्स साइड पर कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट आ रही है 49 और एंट्रेंस फी ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट आ रहा है 86। यानी कि जो हमने इवेंट करवाया उसमें कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूशन दी 49 की और एंट्रेंस फीस मैंने रखी हुई थी, उससे जो पैसा कलेक्ट हुआ वो 86 है। तो मैं ज़रा यहाँ पर कर देता हूँ एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट की वर्किंग। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट कंट्रीब्यूशन जो मेरे पास आई वो 49 है। एंट्रेंस फीस जो थी वो 86 है। कुल मिलाकर ये बन गए 135। अच्छा, खर्चे क्या हैं? एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए 180 की एक पेमेंट करी, तो एक्सपेंसेस में ये 180 आ गया। और एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए 180 की ये पेमेंट करी तो एक एक्सपेंसेस में ये 180 आ गया। और 10 रुपये अभी भी पेएबल है, वो भी एक्सपेंस से लिंक्ड होंगे। तो हमें जो नेट लॉस हुआ वो हो गया 1.35 की रिसीविंग है, 190 के खर्चे, 55 का नेट लॉस हुआ। 55। तो अगर 55 का नेट लॉस हुआ है तो हमारे पास आई वाला अमाउंट भी आ गया। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट पर 55 का लॉस है, यानी कि आई वाला अमाउंट भी आ गया। जो आई हमें ढूंढना था वो आई भी हमारे पास आ गया, 55 का लॉस। रिपीट कर देता हूँ। देखो, हमने एक एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट करवाया, उस एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट को करवाने के लिए लोगों ने कंट्रीब्यूशंस दी 49 की, और मैंने एंट्रेंस फीस रखी थी, उससे मुझे 86 मिले, यानी कि मुझे टोटल 135 मिले। ये 135 मेरी एक तरह से सेल्स कह लो है। खर्चे कितने हुए? 180 की पेमेंट हुई है और 10 का पेएबल है। 180 की पेमेंट हुई है और 10 का पेएबल है, यानी कि 190 के खर्चे थे। तो मुझे 55 का नेट लॉस हुआ। 55 का मुझे नेट लॉस हुआ। ठीक है, 55 का मुझे नेट लॉस हुआ। अच्छा जी, इसके बाद आई आ गया। अच्छा, जे जो है हमें नहीं पता, के भी हमें नहीं पता है ही क्या, यही नहीं पता। फिर डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स पे 8 आ रहा है। तो फिक्स एसेट से रेलेवेंट चीज़ें देख लेते हैं। फिक्स एसेट से रेलेवेंट अगर चीज़ें देखते हैं, फिक्स एसेट्स का टी अकाउंट बनाते हैं। एक तो फिक्स एसेट्स में हमारे पास ब्रॉड डाउन 1300, कैरेट डाउन 1403। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं, 1403 और 1300। ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिस्पोजल का अकाउंट भी साथ साथ बनाते रहते हैं। डिस्पोजल का भी एक अकाउंट साथ साथ बनाते रहते हैं, ताकि हम फिक्स एसेट से रेलेवेंट सारी चीज़ें साथ साथ कर लें। अच्छा, फिक्स एसेट्स नेट 1300 ब्रॉड डाउन है, 1403 कैरी डाउन है, ये बात तो समझ में आ गई। इसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, टेनिस कोर्स, कंट्रीब्यूशन, एंट्रेंस फी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 21। फिक्स एसेट सेल किए हैं 21 के। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 21। डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ पर आ गया आपके पास 21 में आपने कोई जो है वो फिक्स एसेट बेचे हैं। अच्छा, टक शॉप रेंट, स्क्रैप सेल। अच्छा, उसके बाद सैलरीज, फिक्स एसेट्स 92 पेमेंट साइड पर, यानी कि आपने 92 के फिक्स एसेट्स परचेज किए होंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट हुआ होगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा 92 से। तो फिक्स एसेट्स का जो अकाउंट है इसमें यहाँ पर बैंक और 92। अच्छा, उसके बाद एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, मिसलेनियस सप्लाईज, यूटिलिटीज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, क्लोजिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेरे पास डिस्पोजल ऑफ एसेट्स का 8 लिखा हुआ आ रहा है।
तो मुझे ये लग रहा है कि 8 का मुझे एक्सपेंडिचर्स के साइड पर अगर लिखा हुआ आ रहा है तो 8 का होगा लॉस, 8 का होगा लॉस, लॉस हुआ होगा 8 का, 8 का लॉस होगा। तो अगर 8 का लॉस होगा तो ये जो डिस्पोजल अकाउंट है, डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ पर लॉस ऑन डिस्पोजल आता है, ये है 8 का। इसका मतलब जो चीज़ मैंने बेची होगी, इसका मतलब जो चीज़ मैंने बेची होगी, जो चीज़ मैंने डिस्पोज ऑफ की होगी, उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी होगी बताओ? 8 का लॉस हुआ और 21 की बेची है। नहीं, 21 की बेची है ना, चीज़ 21 की बेची है, बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 21 रुपए और 8 रुपए का लॉस हुआ है। इसका मतलब जो चीज़ मैंने बेची है ना, जो चीज़ मैंने बेची है उस फिक्स एसेट की जो नेट बुक वैल्यू होगी वो 29 होगी। जब मैं 29 वाली चीज़ 21 में बेचूंगा, जब मैं 29 वाली चीज़ 21 में बेचूंगा तो जाहिर है कि मुझे 8 का लॉस होगा। जब मैं 29 वाली चीज़ 21 में बेचूंगा तो जाहिर है कि मुझे 8 का लॉस होगा। जब मैं 29 वाली चीज़ 21 में बेचूंगा तो जाहिर है कि मुझे 8 का लॉस होगा। तो ये डिस्पोजल अकाउंट है। तो इस डिस्पोजल अकाउंट से ये पता चला कि ये जो फिक्स एसेट्स अकाउंट है इसमें एक और चीज़ आनी चाहिए, डिस्पोजल अकाउंट 29, क्योंकि एक चीज़ आपने डिस्पोज ऑफ करी है 29 पर। सर इसके अलावा और कुछ होगा फिक्स एसेट्स के अकाउंट में, देखते हैं। फिक्स एसेट्स के अकाउंट को अगर हम मज़ीद देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पर डोनेशन मिली है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की 70 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ रही है। अब इस डोनेशन की क्या एंट्री पास हुई होगी? इस डोनेशन की एंट्री जो पास हुई होगी वो पास हुई होगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 70, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट 70 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट 70। 70 रुपये के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की किसी स्पेसिफिक बंदे ने मुझे डोनेशन कर दी, डोनेशन कर दी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, मेरे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आया, इसीलिए फिक्स एसेट्स को मैंने किया डेबिट और डोनेशन इनकम या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डोनेशन के नाम से 70 से किया क्रेडिट इस 70 रुपये के लिए। ये वाली एंट्री जो है वो नॉर्मल कंपनी के अकाउंट्स में नहीं होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर्स में होती है। लिहाजा यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, डोनेशन 70, क्योंकि किसी ने मुझे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डोनेट करी है, किसी ने मुझे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डोनेट करी है। अच्छा, साथ में इससे और लिंक्ड क्या चीज़ है? एक और चीज़ लिंक्ड है फिक्स एसेट से, वो है मेरा टेनिस कोर्ट का फंड। टेनिस कोर्ट क्या होता है? फिक्स एसेट। उसके लिए कोई फंड दे रहा है 200 260 200 260, तो टेनिस कोर्ट का जो फंड है वो मुझे टेनिस कोर्ट के लिए ऑब्वियसली दिया होगा। टेनिस कोर्ट फंड का अकाउंट भी बनाता हूँ, टेनिस कोर्ट फंड, ठीक है ना। किसी ने मुझे पैसे दिए हैं टेनिस कोर्ट के लिए, ब्रॉड डाउन आ रहा है 200। अच्छा, ये कोई स्पेसिफिक डोनेशन होगी, किसी बंदे ने पैसे दिए होंगे कि भाई तुम इससे टेनिस फंड बनवाना, टेनिस कोर्ट बनवाना, तो ब्रॉड डाउन आ रहा है 200। अच्छा, टेनिस कोर्ट से रेलेवेंट रिसिप्ट साइट पर टेनिस कोर्ट फंड अननोन अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई अमाउंट जो है वो लिखा हुआ नहीं है टेनिस कोर्ट फंड का पी, यानी कि कुछ अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर भी मिला है। और क्लोजिंग जो टेनिस कोर्ट फंड का अमाउंट दिया हुआ है ना वो 260 दिया हुआ है, तो कैरेट डाउन भी दिया हुआ है 260, विच मीन्स ड्यूरिंग द ईयर मुझे टेनिस कोर्ट फंड के मामले में कितने पैसे रिसीव हुए होंगे? हाँ भाई, ड्यूरिंग द ईयर मुझे टेनिस कोर्ट के फंड के मामले में कितने पैसे रिसीव हुए होंगे? अगर ओपनिंग 200 आता है और क्लोजिंग 260 आता है तो ड्यूरिंग द ईयर मुझे टेनिस कोर्ट का फंड कितना रिसीव हुआ होगा? 60 रिसीव हुआ होगा, ठीक है ना। अच्छा,
ऐसे ही हम देख लेते हैं वापस से कि हमारे पास फिक्स एसेट्स के बारे में और कुछ है। ओपनिंग बैलेंस, ये अमाउंट्स नहीं पता, टेनिस कोर्ट फंड, कंट्रीब्यूशन, एंट्रेंस, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, टक शॉप, स्क्रैप सेल, salaries, fixed assets, annual sports event, miscellaneous, utility, repair and maintenance, construction of tennis court 131, construction of tennis court 131, कंस्ट्रक्शन करवाई है टेनिस कोर्ट की 131 में। कंस्ट्रक्शन अगर आपने टेनिस कोर्ट की करवाई है 131 में, तो उसकी डबल एंट्री क्या पास हुई होगी? फिक्स्ड एसेट डेबिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट, है ना। फिक्स्ड एसेट डेबिट हुआ होगा बिकॉज आपने एक फिक्स एसेट की कंस्ट्रक्शन करवाई है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो मेरा जो फिक्स एसेट्स का अकाउंट है, इसमें एक और टेनिस कोर्ट के नाम से चीज आएगी 131। अब ये अकाउंट मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया, इसमें कोई और चीज़ आनी नहीं चाहिए। हमने पूरा सारा सवाल गो थ्रू कर लिया। बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये है कि पहले तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, और फिर इसमें से 29 और 1403 माइनस करते हैं, 161 आ रहा है। और अगर डेप्रिसिएशन की अमाउंट, क्योंकि ये फिक्स एसेट नेट बुक वैल्यू वाला अकाउंट है, तो इसमें बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड पर है वो डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है भाई। तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 161 आ गया, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 161 आ गया। फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाया हमने, डिस्पोजल का अकाउंट बनाया हमने, टेनिस कोर्ट फंड का अकाउंट बनाया हमने। इसको कॉपी करो, कोई सवाल यहाँ तक तो पूछ लो। बैंक अकाउंट की कौन सी रिसिप्ट्स, बैंक अकाउंट की कौन सी रिसिप्ट भाई मुझे बताना। ये 60 वाली रिसिप्ट की बात कर रहे हो? देखो ये 60 रिसिप्ट की एंट्री क्या पास हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर टेनिस कोर्ट फंड, ये जो पी है ना, पी पी, ये इफेक्टिवली पी है। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा और टेनिस कोर्ट फंड्स क्रेडिट हुआ होगा, तभी वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। तो ये हमने जो ढूंढा है ना, ये हमने पी ढूंढा है। आराम से देख लो, कोई मसला है तो पूछो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। तो अब ये टेनिस कोर्ट फंड हो गया, यानी कि हमें पी मिल गया। अच्छा, एक्सपेंडिचर्स के साइड पर लास्ट अटेम्प्ट का सवाल करवा रहा हूँ अब्दुल्ला। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डिस्पोजल ऑफ एक्सेसेट्स, ये अमाउंट हमारे पास है। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर बाद में आएगा। सैलरीज, यूटिलिटीज, मिसेलेनियस, सप्लाईज, मेंबर सब्सक्रिप्शंस, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या चीज़ है? आपका एक्सपेंस है?
डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है ना, नजर आ रहा है कहीं यहाँ पर कहीं नजर आ रहा है? एक्सपेंडिचर्स में आना चाहिए, नहीं नजर आ रहा, कहाँ होगा? हाँ, जे जो है वो उसका नाम होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और के जो होगा वो उसकी अमाउंट होगी। यानी कि जे जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और के जो है वो 161 है। के जो है वो 161 है, ठीक है ना। तो हमने जी ढूंढ लिया, हमने एज ढूंढ लिया, हमने आई ढूंढ लिया, जे ढूंढ लिया, के ढूंढ लिया। बी जो है, बी हमने ढूंढा है? बी हमने नहीं ढूंढा है। बी तो तब आएगा जब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। अब एल और एम रह जाता है, यहाँ पर एल और एम रह जाता है। एल कैसे आएगा? एल इनकम वाली साइड पर आ रहा है, एल इनकम वाली साइड पर आ रहा है। मैं जरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यहां पर खोलकर रख रहा हूं, मुझे बताओ एल और एम क्या होगा? एल और एम क्या होगा? अब सही हो गई है? हाँ, एल और एम क्या होगा मुझे बताओ। इनकम साइड पर एल लिखा हुआ आ रहा है और एम लिखा हुआ आ रहा है, एल और एम क्या होगा? एल और एम क्या होगा ये बताओ। देखो, अगर आपको इनकम्स को थोड़ा सा एवेल्युएट करना हो ना, तो आपको रिसिप्ट साइड देखनी पड़ती है, रिसिप्ट साइड देखनी पड़ती है। रिसिप्ट साइड से आपको अंदाजा होगा। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का तो ये एक्सपेंस था ना, वो तो आई पे आ गया ना फहीम। आई जो था वो एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का जो नेट एक्सपेंस था वो आई आ गया। एल कोई ऐसी चीज होगी जो रिसिप्ट साइड पर आ रही है और अभी तक हमने कहीं पर भी अकाउंट फॉर नहीं करी है, बताओ क्या होगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट। अच्छा, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जो है, हमने जब फिक्स एसेट्स बेचे बेचे थे तो उससे वो लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा था, वो तो यहाँ 8 आ गया। एल जो होगा ना वो स्क्रैप सेल होगा, एल जो होगा वो स्क्रैप सेल होगा, और एम जो होगा ना वो 15 होगा। रिसिप्ट साइड पर स्क्रैप सेल्स जो 15 लिखा हुआ आ रहा है वो कहीं पर भी अकाउंट नहीं हुआ। एल जो होगा वो स्क्रैप सेल्स होगा और एम जो होगा वो 15 होगा। एल जो होगा वो स्क्रैप सेल्स होगा और एम जो होगा ना वो 15 होगा। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पर भी अभी इनकम्स में नज़र नहीं आ रही है, ना ही फिक्स एसेट्स के परचेजेस में, ना ही कहीं पे भी नहीं नज़र आ रही है। यानी कि आपने कुछ रद्दी, कुछ स्क्रैप में चीज़ें बेची थी जिससे 15 रुपये मिले, वो पूरी की पूरी इनकम में आ गई। तो एल जो है वो स्क्रैप सेल्स होगा और एम जो है वो 15 होगा, ठीक है ना, गेन। अच्छा जी, तो अब हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल में कोई अमाउंट बाकी शायद नहीं रही है, सारी अमाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हमने कंप्लीट कर ली। तो इसमें इनकम जो आ रही है वो है 919 प्लस 252 प्लस 70 प्लस 15। 919, 252, 70 और 15। 919, 252, 70 और 15, इनको ऐड करो और इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करो। ये 1256 आता है। अच्छा, एक्सपेंसेस में क्या है, सैलरीज का एक्सपेंस कितना निकाला था हमने? 568 निकाला था। अच्छा, उसके बाद यूटिलिटीज 221 दिया हुआ। उसके बाद मिसेलेनियस सप्लाईज, मिसेलेनियस सप्लाईज हमने कैलकुलेट किया था 129। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस रिटर्न ऑफ 12 आ रहा है। उसके बाद एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट में 55 का कितने का लॉस लिया था हमने? 55 का लॉस था एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का, बताना 55 का लॉस था। अच्छा, उसके बाद फिर के पे डेप्रिसिएशन थी, डेप्रिसिएशन 161 निकाली।
अच्छा उसके बाद डिस्पोजल था 8 का, वो लिखा। अच्छा 40 का रिपेयर्स है, वो लिखा। तो ये सारे एक्सपेंस आ गए। 1256 माइनस 1194, 62। 62 क्या चीज़ आई है? 62 मेरे पास बी की वैल्यू आई है। 62 जो है वो मेरे पास बी की वैल्यू आई है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सारी इनकम्स में से सारे एक्सपेंसेस जो कैलकुलेट करें हमने, माइनस करें, तो हमारे पास बी आ गया 62। जब हमारे पास बी आ गया 62, जब हमारे पास बी आ गया 62, इसको तो पहले लिख लो 62 बी आया है, तो हम अपनी जो बैलेंस शीट है उसको भी शायद अब मुकम्मल कर सकें। ठीक है, अब बैलेंस शीट में हमारे पास ये देखो बी आ गया, बी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया। मेरे ख्याल में सारे अमाउंट्स हमने बैलेंस शीट के भी ए बी सी डी ई एफ सब कैलकुलेट कर लिया। हाँ एफ नहीं किया, एफ नहीं किया, बैंक का अमाउंट हमारे पास नहीं आया। ई हमने कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया, ए कर लिया, बी कर लिया, एफ बाकी रह गया। ठीक है ना, एफ बाकी रह गया। अच्छा ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, इसको अगर हमने पूरा कर लिया तो एफ भी आ जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को पूरा कर लिया तो एफ भी आ जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में मेरे पास रिसिप्ट साइड पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, टेनिस कोर्ट आ रहा है, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट आ रहा है, एंट्रेंस फीस आ रहा है, सेल ऑफ एक्सेसेस आ रहा है, टक शॉप आ रहा है, स्क्रैप सेल आ रहा है। हाँ हम बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं। अच्छा बताया जिसने भी बताया कि इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड कर ये सारी वैल्यूज माइनस कर दो तो एफ आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा हम इस अकाउंट को कंप्लीट करके भी कर सकते हैं। अच्छा इसमें कहीं पे भी मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं आ रही है, हालांकि सब्सक्रिप्शन क्लब की एक मेजर इनकम होती है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आ गया है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ गया, सब आ गया। तो हम एक काम करते हैं, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, मेंबर सब्सक्रिप्शन, एसेट्स आ रहा है ओपनिंग 270 158, तो ब्रॉड डाउन हो गया 158, और सब्सक्रिप्शन का कैरी डाउन हो गया 270। अच्छा लाइबिलिटी साइड पर भी आ रहा है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइबिलिटी साइड का ब्रॉड डाउन हो गया 20, और जो कैरी डाउन है वो हो गया 25। ठीक है। अच्छा इनकम्स में 919 की सब्सक्रिप्शन की इनकम आ रही है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये 919। अच्छा इसके अलावा सब्सक्रिप्शंस में आपके पास जो है वो मेंबर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ आ रहा है, बेड डेट आ रहा है 12 का। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पर आपके पास एक बेड डेट भी है। बेड डेट कितना है? 12। बैलेंसिंग फिगर ढूंढो इस सब्सक्रिप्शन के अकाउंट की, बैलेंसिंग फिगर ढूंढो कितनी आ रही है, कहाँ आ रही है। 800 की आ रही है, पक्की बात है। अच्छा एक गलती की है हमने, मेंबर सब्सक्रिप्शन का जो ब्रॉड डाउन है, सॉरी ये 25 है, ये 25 है और ये 20 है। ज़रा टोटल करता हूँ, मैं करता हूँ। ये आता है 1097। 1097 में से आप माइनस कर दो 25, 12 और 270, 790 आ रहा होगा भाई, बैंक अकाउंट में 790 जा रहा है, बैंक अकाउंट में 790 जा रहा है। ठीक है ना, बैंक अकाउंट में 790 जा रहा है।
तो यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हुआ। 790 जब आपके पास बैंक अकाउंट का फिगर आ गया, 790 जब आपके पास बैंक अकाउंट का फिगर आ गया, तो फिर यार आप आराम से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एन जो होगा वो सब्सक्रिप्शन होगा, एन जो है वो सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो बैंक में गिरी है उसका कहीं नामो निशान नहीं है, तो एन जो है वो सब्सक्रिप्शन होगा। और ये ओ जो होगा वो 790 होगा। पी आप ढूंढ चुके हो, क्यू आप ढूंढ चुके हो, आप एफ ढूंढ लोगे, एफ ढूंढ लोगे, ऊपर एफ डालोगे और पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा। इंतहाई आसान सवाल टी अकाउंट्स बनाने वाला पिछली अटेम्प्ट में आया है। इंतहाई आसान सवाल मैं